हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 117 तक देख लिया था हम लोगों ने। आज हम देखने वाले हैं 118 से लेके तकरीबन 123 तक। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। 122 पे आपका चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 5 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पहुँचे हैं। क्लियर। तो ये कुछ नॉर्मल आर्टिकल्स हैं जो मोस्ट ऑफ आपके एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती हैं, पर आपको कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में हो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आप अगर किसी डिबेट में गए हो, किसी ऐसी जगह पे अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आपको क्या अंदाज़ा आ जाएगा कि भाई आपको क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, ये उसके रिलेटेड है चीज़ें। तो पहली चीज़ 118 में क्या दी हुई है कि जो प्रोसेस है, जिस तरीके से हर चीज़ को करने का प्रोसेस जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अंदर लिखा है ना, वो उसी रूप में चलना चाहिए। मैंने आप लोगों को स्पेसिफाई लिखा है कि जो प्रोसेस, क्या लिखा है, प्रोसेस, जिस प्रोसेस में वो अनाउंसमेंट किया गया है ना, उसी प्रोसेस में वो चीज़ चलनी चाहिए। अगर वो चीज़ भूली गई है कि बजट को उस तरीके से पेश किया जाएगा, प्रेसिडेंट पेश करेगा, तो प्रेसिडेंट खुद पेश नहीं करता, वो किसको द्वारा पेश करवाता है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश करवाता है। क्लियर। तो ये पूरी जो प्रोसेस दिखाई गई है उसी प्रोसेस में चलना चाहिए। अगर वो नहीं चलता है तो आपने आर्टिकल नंबर 118 का भंग किया होगा। क्लियर, मतलब उसमें लिखा है कि आपको उसी रूप में चलना होगा। क्लियर। फिर आ जाओ आपका 119 क्या कहता है बताएं, कि रेगुलेशन ऑफ द लॉ बाय पार्लियामेंट। मतलब पहले में क्या कहा गया कि प्रोसेस, दूसरे में क्या कहा गया कि जो कुछ भी पावर्स, जो कुछ भी सत्ता, जो कुछ भी आर्टिकल्स के अंदर जो पावर्स, जो लॉ ऑफ पावर्स बनाया गया है, जितनी पावर्स बनाई गई हैं वो सारी की सारी 119 के अंतर्गत ही आती हैं। उनको आपको तोड़ना नहीं है, मतलब आपको अर्याप्त, मतलब कोई भी खराब शब्दों का उपयोग नहीं करना पार्लियामेंट के हाउस के अंदर। अगर आप कर लेते हो तो उनके ऊपर आपके पास कानूनी कार्रवाई नहीं होंगी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सबको हर चीज़ डिटेल में समझाई हुई है। ठीक है, हर वो चीज़ में डिटेल में जा रहा हूँ जिससे कि आपको बड़े लेक्चर थोड़े लंबे हो जाएं पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना तो आपको ये आर्टिकल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में शांति से जा रहा हूँ। ठीक है, 118 में क्या है, प्रोसेस। 119 में क्या है, लॉ, कि भाई जो कुछ भी पार्लियामेंट के ऑफिशियल लॉ बनाए हुए हैं उन लॉ के अंतर्गत हर मिनिस्टर, हर इंसान उस लॉ के अंदर ही काम करेगा अगर वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर काम करता है तो। क्लियर, बाकी सबके लागू नहीं होता है। क्लियर। आ जाओ 120 में क्या कहा है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई पीआर लिखा है ना, पीआर मतलब यहाँ पार्लियामेंट है। ठीक है, ये आपका पार्लियामेंट है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची थी इसलिए। क्लियर। तो 120 में क्या कहा है कि जो लैंग्वेज होगी वो मस्ट, जो लैंग्वेज आपको यूज करनी है वो कौन सी करनी है, आइदर इंग्लिश या तो हिंदी। अगर कोई ऐसा इंसान है, सपोज इट के कोई केरला का ऐसा मंत्री आ गया, ठीक है, तो जिसको सिर्फ हिंदी नहीं आती ना इंग्लिश आती, दोनों में से कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या करेगा वो बंदा, तो अगर वो बंदा राज्यसभा का मेंबर है, किसका, अगर वो मेंबर राज्यसभा का है तो राज्यसभा के चेयरमैन से वो परमिशन लेगा। और अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा के स्पीकर से परमिशन लेगा। और दोनों केस में अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ जगह पे ये लोग परमिशन को डिनाई करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ जो मंत्री वगैरह होते हैं वो बुक खोल के इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो चेयरमैन, जो स्पीकर होते हैं वो उनको ये कहते हैं कि आप भले आज मत दो, आप भले 2 दिन के बाद दो, पर 2 दिन तक आप इनको ट्रांसलेट करवाओ और ट्रांसलेट करके फिर से सदन में आके आप यही चीज़ें सुनाना। ठीक है, मोस्ट ऑफ केस में ऐसा करते हैं क्योंकि देखो ये जो होता है ना, लोकसभा राज्यसभा होती है ना, उनका लाइव सेशन चल रहा होता है और आपको लाइव टीवी पे दिख रहा होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो हमारी हिंदू राज्य की जो पूरी हिंदू प्रजा है ना, उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में कहीं ना कहीं आ जाती है। जिनको इंग्लिश नहीं आते इट्स ओके, पर हिंदी तो कहीं ना कहीं लोगों को आ ही जाती है समझ में, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो मतलब किसी भी राज्य का क्यों ना हो, चाहे राजस्थान का हो, गुजरात का हो, चाहे मणिपुर का हो, कहीं के भी क्यों ना हो, हिंदी समझ में आ जाती है। क्लियर। तो वो लोग प्रीफर ये करते हैं कि कुछ कैसे भी करके, कुछ भी करके वो लोग हमेशा हिंदी या इंग्लिश में कहते हैं कि आपको अगर आपको अपना लॉ सुनाना है, आपको बजट सुनाना है, आपको जो कुछ भी सुनाना है, प्लीज़ प्रीफर कि आप इंग्लिश या हिंदी में सुनाओ। क्लियर। तो ये कौन सी आर्टिकल में दिया हुआ है, 120 में दिया हुआ है। 121 में क्या दिया हुआ होता है, 121 122 है ना, बहुत कॉमन है, सिंपल है। वहां पे आप देखो, जो आपकी बुक में अगर आपको देख रहे होगे ना तो बुक में ये लिखा होगा रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्कशन ऑन द पार्लियामेंट। ठीक है, और 22 में लिखा होगा कोर्ट नॉट बी इंक्वायरी इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ये 2 चीजें लिखी होंगी, बट इनको ऐसे याद मत रखो, इनको सिंपल याद रखो कि
पार्लियामेंट है ना वो जज के ऊपर बात नहीं करेगी। किस में? 121 में। क्या है? P नॉट इक्वल टू J। P किसके बारे में बात नहीं करेगी? जज के बारे में बात नहीं कर सकते। कहाँ पे? पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर जज के बारे में बातचीत नहीं होगी। जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर जज की बात नहीं कर सकते। आप जज की बात कब करोगे? जब आपको महाभियोग लाना होगा, जब आपको इम्पीचमेंट लाना है, तब आप बात कर सकते हो। उसके अलावा उसके बारे में बात आप नहीं कर सकते। क्लियर? ये किसके अंदर है? 121 में। क्लियर? अब आ जाओ यहाँ पे 122 में क्या दिया है? 122 में दिया है कि जज लोग अब पार्लियामेंट के बारे में बात नहीं कर सकते। मतलब ना तुम हमारे बारे में बात करो ना हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? 122 में क्या दिया है? जज लोग बात नहीं करेंगे किसके साथ? पार्लियामेंट के साथ। मतलब ये लोग, इनकी जो प्रोसेस होगी पार्लियामेंट हाउस में, जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर जज लोग अपनी इंक्वायरी या फिर अपने कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ना तुम हमारे बारे में बात करोगे ना हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे, देश चलता रहेगा। क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे कांड है ना यहीं खुल के निकल जाएंगे। तो उन लोगों ने स्पेसिफाई किया आर्टिकल नंबर 121, 122, ना तुम हमारे बारे में बात करो ना मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे यहाँ तक हो ना 122 तक आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। क्लियर? यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हुआ, जो कि आपका आता कहाँ से? 79 से 122 तक था। ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 खत्म। क्लियर? अब आता है चैप्टर नंबर 3। उसके पहले फिर से देखो चीज़ मेरे यहाँ पे लिखी है, आपको उसको याद करा दो, ठीक है? आपको भूल ना पाओ, क्योंकि आप बहुत टाइम से मैंने आपको याद नहीं दिलवाया था, तो सोचा कि याद दिलवा दूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 5, ठीक है? उसका चैप्टर नंबर 1 था प्रेसिडेंट। चैप्टर नंबर 2 जो हमने भी ख़त्म किया वो क्या था? पार्लियामेंट। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? तो लेजिस्लेटिव। एक खाली उसी के अंदर 100 मतलब एक ही कलम आती है, 1 2 3 एक कलम, 123 नाम की एक ही कलम आती है, ठीक है? एक ही कलम का आर्टिकल आता है। फिर आपका आर्टिकल चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा वो, और आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 5। ये आपका आएगा CAG, और चैप्टर नंबर 4 आपका आ जाएगा आपका ये राज्य वाला, ठीक है? क्लियर? तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक का पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या किस तरह की चलती हैं, ठीक है? हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गया थोड़ी को। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपका आएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों कोर्ट के अंदर आ जाएंगी। अब इसी के अंदर आपकी सेंट्रल की और राज्य की दोनों की कोर्टें भी आ जाएंगी। मतलब मैंने कहा ना कि राज्य वाला, तो मतलब इसमें सब कुछ आपका इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपकी 52 से लेके 78 तक है। कहाँ से है? 52 से लेके 78 तक। ये कहाँ से है? 79 से लेके 122 तक। फिर 123 कौन सी है आपकी? लेजिस्लेटिव, मतलब ये ऑर्डिनेंस पास करने वाली पावर है, ऑर्डिनेंस वाली पावर। किसमें है? 1 2 3। फिर आपका आएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये किसके अंदर आपकी 124 से लेके 147 तक है। फिर आपका आएगा कंट्रोल एडिटर जनरल, चैप्टर नंबर 5, वो कहाँ पे है? 148 से लेके लास्ट में कहाँ पे खत्म होता है आपका? 151। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 5 कहाँ से कहाँ तक है? 52 से लेके 151 तक है। इसमें से हम लोगों ने आज अभी तक, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो हमने अभी तक 122 आर्टिकल्स खत्म कर लिया। अब कितनी बाकी है? बहुत कम बाकी आर्टिकल्स हैं, ठीक है? और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ओके। तो ये हो गया पार्ट चैप्टर नंबर 2 को खत्म। ये चैप्टर नंबर 3 आपका होता है शुरुआत से। इसके अंदर आपको एक ही आर्टिकल है 1 2 3। क्या करना है? 1 2 3 आपको याद करना है PO। क्या याद करना है? PO। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डिनेंस कर सकता है। द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आर्टिकल नंबर 1 2 3। कौन ला सकता है? प्रेसिडेंट। किसकी हेल्प से या फिर किसकी सलाह से? तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट मिनिस्ट्री। कैबिनेट मिनिस्ट्री कह लो या मंत्रिमंडल कह लो, दोनों एक ही चीज़ होती है। क्लियर? चाहे हिंदी में कहूँ चाहे इंग्लिश में कहूँ, समझ लेना, ठीक है? कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की सलाह से वो ला सकता है ऑर्डिनेंस। क्लियर? इतनी चीज़ याद होगी। अब यहाँ फिर से आ जाओ चैप्टर नंबर 5 जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 52 से लेके 151 तक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। क्लियर? मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, उसमें कुछ खास नहीं, उनको भूल जाओ, उनको याद नहीं करना, इनको याद करना है। क्या है? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। एक ऐसी पावर, एक ऐसी कानूनी पावर जो प्रेसिडेंट को अलग से दी गई है।
ठीक है, जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे ना, मैंने तभी आपको एक बात बताई थी, द डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स, मैंने तब आपको बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ पावर। जब हमने प्रेसिडेंट को मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया था ना, तब मैंने को बताया था कि ये कुछ पावर्स प्रेसिडेंट की अलग से उनको दी गई हैं। मैंने उसी के अंदर आपको धीरे से एक जगह बताया था कि भाई उनके पास एक स्पेशल टाइप की पावर होती है, उसके अंदर मैं आपको बताया था क्रिमिनल पावर। ठीक है, अपने अगर डिटेल में देखा होगा ना तो, और उसी के नीचे मैंने आपको बताया था कि जब 1, 2, 3 आर्टिकल आएगी ना, 123 आर्टिकल आएगी ना, तो इसके पास एक और पावर है, और वो आर्टिकल आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो 1, 2, 3 में क्या दिया है, 123 में क्या दिया है, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रिविलेजेड टू ऑर्डिनेंस। देखो ये मेन वर्ड है, ये भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट ये भूल जाओ। कहीं पे एग्जाम में ये नहीं पूछते हैं कि 123 नंबर के आर्टिकल में क्या लिखा है, वो डिटेल में हाथ से लिख के दिखाओ, नहीं पूछते हैं। वो इतना ही पूछेंगे शॉर्ट फॉर्म में कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जमा कर सकता है या ऑर्डिनेंस ला सकता है, तो कौन से आर्टिकल के अंदर 1, 2, 3। क्लियर? 1, 2, 3 या किया और ऑर्डिनेंस आ गया, ऐसे याद करने का, याद हो जाएगा। क्लियर? पहली चीज कि कौन कौन सी सिचुएशन में ला सकता है, तो एक आती इमरजेंसी की सिचुएशन में ला सकता है। क्लियर? इमरजेंसी के लाने के बाद आपको होता है कि वो किसकी हेल्प लेगा, तो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर या कह रहा हूँ मंत्रिमंडल की। ठीक है, मंत्रिमंडल की उसमें हेल्प ले सकता है या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प लेता है। क्लियर? कब लाएगा? इमरजेंसी के टाइम पे मोस्ट ऑफ लाया जाता है। कब लाना चाहिए? जब कोई भी सेशन ना चल रहा हो। कौन सा? जब कोई भी सेशन वगैरह ना चल रहे हो, तब आपको ऑडियंस आने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? उसके बाद आपको आ जाएगा कि ये हमेशा आपका टेम्परेरी बेस पर रहेगा। इसको कानूनी करने का आपके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त होगा। अगर 6 महीने तक आपने इसको कानूनी प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्डिनेंस टेम्परेरी होने के कारण कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब कि आप जस्ट इमेजिन करो कि किसी भी एक रीज़न से, ठीक है, कोई भी रीज़न से अगर ये कानून पास कर दिया गया कि भाई कुछ महीनों के लिए, एनी टाइम्स के लिए, कुछ महीनों के लिए आपका जो प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट की जितनी प्रोसेस अभी चल रही है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी स्कीम वगैरह चल रही है, उनको सबको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, उन सबको आप इतना इमेजिन करो, चलो ये भूल रहा हूँ, मैं आपको एक मस्त एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट इमेजिन कि चाइना के साथ हमारा युद्ध शुरू हो गया, वॉर शुरू हो गई। ठीक है, क्लियर? और हमें क्या करना है, हमें बहुत सारी चीज़ों को बंद करना है, बहुत सारी चीज़ों को लागू करना है। ये एक नया कानून पास करना है कि भाई भारत का हर नागरिक को युद्ध लड़ना कंपलसरी है, अगर वो मेंटल फिजिकली रेडी है तो हमें ये एक ऑर्डिनेंस लागू करना है। ठीक है, और समझ में आया? कब युद्ध तो आपका जब तक चलेगा तब तक आपको उस रूल के ऊपर लागू रखना होगा। मतलब समझ में आया कि जब तक युद्ध चलेगा तब तक ये टेम्पररी बेस के ऊपर रहेगा, क्योंकि आप इसको कानूनी कर सकते नहीं हो अभी। क्लियर? तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनेंस कहेंगे, क्योंकि टेम्पररी बेस पे होगा। अब होगा ये कि जनवरी महीने के अंदर ये शुरू हुआ युद्ध। क्लियर? उस टाइम पे हमने प्रेसिडेंट साहब ने क्या कर दिया, एक पेपर के ऊपर लिख के साइन ठोक के बोल दिया कि मैंने ऑर्डिनेंस जमा कर दिया है। कल से, मतलब जनवरी के 2 तारीख से लेके जब तक युद्ध खत्म नहीं होता तब तक भारत का हर नागरिक युद्ध में काम करेगा, और युद्ध में उसको भाग लेना कंपलसरी है, अगर वो फिजिकली और मेंटली अगर एबल है तो। अगर डिसेबल है तो इट्स ओके, वो घर बैठ सकता है, बाकी वो एबल है तो उसको कंपलसरी है कि वो चाइना भारत के युद्ध में वो भाग लेगा। क्लियर? ऐसा ऑर्डिनेंस उसने पसार कर दिया, सबको आना पड़ेगा कंपलसरी। अब ये चीज़ आती है कि अगर उस ऑर्डिनेंस के आने के बाद होगा क्या बताएं, कि अगर 6 महीने के अंदर, 6 महीने युद्ध चलता है तो ठीक है, अगर 6 महीने से पहले अगर इसकी चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में नहीं होती है तो क्या होगा, इस ऑर्डिनेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर लोकसभा राज्यसभा से इसको पसार कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये एक्ट बन जाएगा कि भाई चाइना का युद्ध नहीं है, अगर आने वाले फ्यूचर में चाहे किसी भी के साथ भी युद्ध हो, पाकिस्तान के युद्ध हो, चाइना के साथ युद्ध हो, तालिबान के साथ युद्ध हो, किसी के साथ भी युद्ध हो, बट आपको अब एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको भाग लेना पड़ेगा अगर ये होता है। अब आता है एक और चीज़ कि सपोज इट के सेशन चलते हैं हमारे इंडिया के अंदर, 3 सेशन होते हैं। एक आपका होता है बजट, आता है मॉनसून, आता है विंटर। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे लिखा है मैंने 9 सेशन के दरमियान, मतलब कोई सेशन ना चल रहा हो तभी आप ला सकते हो।
अगर सेशन के दरमियान मैंने ला दिया तो क्या होगा, तो अगर सेशन शुरू हो चुका है ना तो मेरे को सिर्फ 6 हफ्ते का टाइम मिलेगा। कितना? सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते का मेरे को टाइम मिलेगा। और कितना? और 42 डेज, मतलब दोनों सेम होते हैं। मैंने सिर्फ डिटेल में आपको लिखा हुआ है क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑर्डिनेंस अगर सेशन शुरू होने के दरमियान ला दिया गया है तो कितने दिन में उसको प्रेजेंट करके फिर कितने दिन में उसको पास करना कंपलसरी है, तो 42 डेज में। और अगर उसमें ये लिखा हुआ है कितने वीक में पास करना है तो वीक होंगे कितने, टोटल 6 वीक्स में। क्लियर? अब आ जाओ, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा ऑर्डिनेंस। अब आ जाओ याद कैसे करना है। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है कहाँ से? 1 2 3 से। राज्यपाल मतलब स्टेट के लिए, ये किसके लिए होगा? स्टेट के लिए। तो राज्यपाल ऑर्डिनेंस कहाँ से ला सकता है? तो इस 1 को यहाँ बीच में डाल दो, आ गया, तो 213। क्लियर? तो ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 1 2 3, चैप्टर नंबर 3 ओवर, चैप्टर नंबर 2 ओवर। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि आपका किसके ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट। आपकी सारी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 4। और उसके अंदर उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आ जाएगा। कौन सा होगा? CAG, कंट्रोल एंड एडिटर जनरल। और उसके के बाद आपका जो पूरा रीड है, ये कह सकते हैं ना कि बैकबोन है। चैप्टर नंबर जो 5 है ना, ये पार्ट 5 दिख रहा है ना आपको, ये बंधारण का है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बोन है, बैकबोन है। अगर ये ना हो ना तो कोई भी देश चलेगा नहीं, कोई भी इन द सेंस सारे देश के अंदर इन चीज़ों को डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।